व्यू 360 में। अमेरिका में अफगान पनाह गजीनों की आबादकारी में मुश्किलात, सस्ते घरों की कमी बड़ा मसला। इनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दरख्वास्त में पूछी जाती है या मालिक मकान आमतौर पर जानना चाहते हैं। आलमी वबा खत्म नहीं हो रही, नर्सों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हर रोज ऐसे है जैसे जंग की सूरत हाल हो। और पानी की कमी से मुतासरा बलूचिस्तान में टनल फार्मिंग हरियाली की नवी। जब आम खास जमींदारी में माल होता है तो 2 महीने 2.5 महीने चलता है और टनल का माल जो है 8 महीने चलता है। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में भारतीय सीईओज की तादाद बढ़ रही है। ये इजाफा क्या जाहिर करता है, इस पे भी बात करेंगे हम आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के फ़ौरन बाद 1.25 लाख के करीब अफराद को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने बैरून मुल्क मुंतकिल किया और अब भी अफगानिस्तान से शहरियों का इनखला जारी है। हज़ारों अफराद की आबादकारी अमेरिका में की जा रही है, लेकिन एक बड़ा मसला ऐसे घरों की कमी है जो इन पनाह गज़ीनों की ज़रूरत पूरी कर सकें और माली एतबार से उनकी दस्तरस में भी हों। सूरत हाल को करीब से देखने के लिए हमारी साथी नुखबत मलिक ने अमेरिका की वस्त मगरबी रियासत विस्कॉन्सिन का रुख किया, जहां इमदादी तंजीमों का कहना है कि अफगान ख़ानदानों के लिए सस्ती रहाइश की तलाश एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर रही है। रियासत विस्कॉन्सिन के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर मिलवाकी में मकामी फलाही तंजीम लूथरन सोशल सर्विसेज के दफ्तर में अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरत के अतियात जमा किए जा रहे हैं। विस्कॉन्सिन में वाक़ फ़ौजी छावनी फोर्ट मैकहोए पर आर्जी तौर पर ठहराए जाने वाले अफगान पनाह गुज़ीनों में से तकरीबन 200 अफराद को इस फलाही इदारे ने मिलवाकी शहर में आबाद करना है। लूथरन सोशल सर्विसेज विस्कॉन्सिन में काम करने वाले उन कई फलाही इदारों में से एक है जो अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद यहाँ पहुँचने वाले हज़ारों अफगानों की आबादकारी के अमल में शरीक हैं। ये दिन ब दिन और थोड़ा थोड़ा होने वाला काम है। अगर उनके पास कोई घर है जिसे वो महसूस करते हैं कि वो अपना कह सकते हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कदरे आसान बनाती हैं, तो हम उससे ही मदद का आगाज़ करते हैं। मेरे ख्याल में ये यकीनी तौर पर एक ऐसा अमल है जिसमें जल्दी नहीं की जा सकती। माशरे में जम होने में पूरी उम्र लग सकती है। अफगान शहरियों की रियासत में आबादकारी के अमल में एक और फलाही तंजीम मिलवाकी मुस्लिम वुमेन कोएलिशन भी है। इस वक्त सबसे फौरी ज़रूरियात में से एक असातिज़ा की ज़रूरत है। हमारे पास हज़ारों बच्चे हैं जो क्लासों के बगैर फारिग बैठे हैं। ज़हनी सेहत के माहिरीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मालूम है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना मुल्क छोड़ा है और ख़ानदान को पीछे छोड़ा है। ये उनके लिए बहुत तकलीफ़देह है। कई दहाइयों से विस्कॉन्सिन के दारुल हुकूमत मैडिसन में कायम तंजीम जूविश सोशल सर्विसेज अब तक नए आने वाले 36 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल रिहाइश दे चुकी है और 75 को आबाद करना अभी बाकी है। खासतौर पर कोविड की वजह से वसाइल हासिल करने के अमल में काफ़ी सुस्त रवि आ गई है। जबकि पहले जैसे ही खानदान पहुंचता था हम उन्हें सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए ला सकते थे। अब हमें कॉल करनी पड़ती है कि किसी से कहें कि हमें वापस कॉल करे और फिर किसी का इंतजार करें। जब तक वो कार्ड नहीं रखते वो फूड स्टैम्प्स जैसी सहूलतें हासिल नहीं कर सकते। मिलवाकी और मैडिसन में आबादकारी के काम में मुलव्वस इदारों के साथ कुछ ऐसे अफगान अमरीकी शहरी मुतरज्जिम के तौर पर काम कर रहे हैं जो यहाँ पिछले कुछ बरसों में आबाद हुए हैं और उनके मुताबिक नए आने वाले अक्सर अफगानों की सबसे बड़ी ज़रूरत उन्हें यहाँ की सकाफत से मुतारिफ करवाना है। ये मुतरज्जिम सिक्योरिटी खदशात की बिना पर अपना असल नाम इस्तेमाल करने से गुरेज़ा हैं और चाहते हैं कि उनकी शनाख्त जॉनी 5 के नाम से हो। ये बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है। हम तो अफगानिस्तान में सीट बेल्ट भी नहीं लगाते और यहाँ इन्हें सीट बेल्ट इस्तेमाल करनी है और इन्हें अपने बच्चों को गाड़ी में बच्चों के लिए मखसूस कार सीट में ही बिठाना है। मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि इस मुल्क में आपको सख्त मेहनत करना होगी, आपको सब्र करना होगा, गलत कामों से बचना होगा, अपने बच्चों को स्कूलों में डालना होगा और अपनी बीवियों को काम पर जाने और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने देना होगा। ये पनाहगुज़ीन एक ऐसे वक्त में विस्कॉन्सिन में आबाद हो रहे हैं जब यहाँ अफरादी क़ुव्वत की किल्लत है। बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं और इन ओहदों को पुर करने के लिए यहाँ काफ़ी लोग नहीं हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इनके लिए ना सिर्फ निचली सतह पर बल्कि कुछ आला सतह के ओहदों पर भी कुछ बेहतरीन मौक़े होंगे।
وسکانسن میں آباد کاری ایجنسیز مخیر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے چاہتی ہیں کہ ایسے افراد مدد کے لیے آگے آئیں جو زیادہ لمبے عرصے تک ان افغانوں کی مالی اور سماجی مدد کر سکے. نخبت مالک، وائس آف امریکہ، وسکانسن. جیسا کہ آپ نے دیکھا، امریکہ آنے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نئے ملک میں مقامی آبادی اور ماحول کا حصہ کیسے بنے، یہاں کی عادات کیسے سیکھیں، جبکہ ان کی اپنی زبان اور ثقافت اس سے بہت مختلف ہے. تو وسکانسن سے ہی نخبت ملک کی اگلی رپورٹ میں آپ اس معاملے کی مزید تفصیل دیکھیں گے. گوگل، مائیکروسافٹ اور ٹویٹر، ان تینوں میں مشترک کیا ہے؟ تینوں ٹیکنالوجی کی دنیا کے جائنٹس ہیں، لیکن ایک اور مشترک بات یہ ہے کہ تینوں کی قیادت بھارتی نژاد افراد کے ہاتھ میں ہے. ٹویٹر کے نئے سی ای او پراگ اگروال کی آمد نے امریکہ میں بھارتی نژاد ٹیک سی ای اوز کی بڑھتی ہوئی فہرست میں ایک اور نام کا اضافہ اس ہفتے کر دیا. اس وقت ٹویٹر ہی نہیں، گوگل، مائیکروسافٹ، آئی بی ایم، پالو آلٹو نیٹ ورکس اور ایڈوبی سبھی کے سی ای اوز بھارتی نژاد افراد ہیں. مشہور زمانہ ٹیک انٹرپرینور ایلان مسک نے ٹویٹر پہ کہا کہ امریکہ کو بھارتی ٹیلنٹ سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے. مگر بھارتی ٹیلنٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آج یہی جاننے کے لیے ہم بات کریں گے امریکی آئی ٹی کمپنی ڈیجیٹل ٹرسٹ اے آئی سسٹمز کے بانی اور سی ای او عمر الدین سے. عمر، ٹیک کمپنیز کی تو ہم نے بات کی، اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں ماسٹر کارڈ کے سی ای او بھی بھارتی ہیں، البرٹسن اسٹور چین ہے اس کے بھی سی ای او بھارتی ہیں، اس سے پہلے پیپسی کی قیادت بھی بھارت سے ہی تعلق رکھنے والے افراد نے کی. کیا خاص سکلز ہیں، کیا قابلیت ہے جو بھارتی لے کے آتے ہیں؟ ہمارے سوچ میں یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ایجوکیشن بہت ہی ضرورت ہے، اور اگر آپ دیکھیں ان سی ای اوز کے سارے ایجوکیشن یہیں کے پڑھے لکھے ہیں انڈیا سے آ کے، تو اس لیے میرے خیال سے آگے بڑھ سکتے ہیں دوسرے لوگ، دوسرے ملکوں کے، دوسری زبان بولنے کے، اور میرے خیال سے چانسز ہیں، لیکن مشکل ہے کیونکہ انڈینس آگے بڑھ چکے ہیں اور پاکستانیوں کو ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا آگے بڑھنے میں، لیکن اپرچونیٹیز بہت سارے ہیں انشاءاللہ اور بھی ہوں گے آگے بڑھ کے. اور ڈائیورسٹی اور انکلوسیونیس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کارپوریٹ بورڈز میں اور ان کمپنیوں کی لیڈرشپس میں آگے بڑھنے کے لیے. لیکن کیا ایسا جو امریکہ کی ایون جو انڈین کمیونٹی ہے اس کے کلچر میں کیا کوئی ایسی خاص بات ہے کہ زیادہ پش کیا جاتا ہے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، کہ وہ زیادہ آگے آئیں؟ کیونکہ میں پہلے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈین سی ای اوز ہیں what do they bring to the table that is very different؟ کیا مختلف ہے؟ میرے خیال سے ایجوکیشن از دا نمبر ون فیکٹر. اس کے علاوہ تو انڈین لوگ اپنے لوگوں کو خدمت کر سکتے ہیں، پاکستانیز بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈائیورسٹی از دا مین ایشو. اگر ڈائیورسٹی نہیں ہوگا آگے جا کے فیوچر میں تو یہ ڈائیورسٹی ایکچولی ہے ہی نہیں. یہ اگر سب کے سب لوگ صرف انڈین سی ای او سلیکٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اور ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے. کارپوریٹ بورڈز کو ڈیسیجن لینا چاہیے کہ ڈائیورسٹی اور انکلوسیونیس آگے بڑھنا چاہیے. امریکہ کا جہاں تک کارپوریٹ کلچر بھی جو ہے، خاص طور پر ٹیک انڈسٹری کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ یہ ایک کرٹیسزم اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ ڈائیورسٹی نہیں ہے، جو مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بہت کم لیڈرشپ رولز میں نظر آتے ہیں، خواتین بہت کم لیڈرشپ رولز میں نظر آتی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین سی ای اوز کے آنے سے ٹیک کا یہ کلچر بدل رہا ہے اور ڈائیورسٹی بڑھ رہی ہے، انڈسٹری صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ میرے خیال سے بہت آہستہ سے جا رہا ہے، اور اگر آگے بڑھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اور بھی ڈائیورسٹی چاہیے ہوگا. عورتوں کو زیادہ کارپوریٹ بورڈز کو لانا چاہیے پوزیشنز میں. ریشیو بہت کم ہے عورتوں کا، اور بلیک امریکنس ان کے بھی بہت کم پرسنٹیج لوگ ہیں، پاکستانی اس کا تو اور بھی کم. تو میرے خیال سے بہت ہی زیادہ ڈائیورسٹی نہیں ہے ابھی تک، اور آگے 10-20 سال کے ٹائم کے اندر میرے خیال سے اور بھی زیادہ ہوگا، اور بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ پورے اوپر سے نیچے کمپنیز کے اندر ہوں گے ہر پوزیشن میں. اچھا یہ مجھے بتائیے، جیسے آپ نے بھی تھوڑا سا پاکستان کا ذکر کیا، اب جب بھی لوگ یہ سنتے ہیں کہ انڈین سی ای اوز آئے ہیں تو پاکستان کے میں بھی جو لوگ رہتے ہیں اور ایون امریکہ کی بھی جو پاکستانی کمیونٹی، ایک دم سے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پاکستانی کیوں نہیں؟ کیا یہ کمپیریزن ٹھیک ہے کہ اگر انڈین سی ای اوز ہیں تو پاکستانیز کیوں نہیں؟ ایک ہی سینٹنس میں ان کو کمپیئر کرنا ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے کمپیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو اپنے آپ کے اوپر کمپیٹ کرنا چاہیے. پاکستانی کے لوگ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، بہت سارے بچے رائز ہو رہے ہیں، بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، سی ای اوز بھی سکسیزفل ہیں پاکستانی امریکہ میں. تو میرے خیال سے بس یہ سوچنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہمارے سوسائٹی کو ایجوکیشن لانا بہت ضروری ہے. ہر پاکستانی
پاکستان میں اور فورن نیشنل پاکستانیز کو بھی بولنا چاہیے کہ ہمارے کمیونٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. سب سے بیسٹ KFC کے جو آنے والے CEO ہیں وہ پاکستانی ہیں, کراچی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. یہ مجھے جاتے جاتے آپ کوئکلی بتائیے کوئی ایک یا دو سکلز, کیونکہ آپ خود IT اور ٹیک سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی ایک دو سکلز جو یہاں بہت اہم سمجھے جاتے ہیں اس انڈسٹری میں. obviously IT, انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس, یہ تو بہت ٹاپ فیلڈس ہیں. بگ ٹیک کمپنیز آپ نے لسٹ کی ہیں, تو آئی تھنک آلسو لیڈرشپ اینڈ بزنس کافی امپورٹنٹ ہے. اسٹینفورڈ نمبر 1 اسکول کیلیفورنیا میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, بہت سارے یہ CEOs وہیں جاتے ہیں. اور ایجوکیشن سیمس ٹو بی بہت مشکل چیز ہے ان اسکولز میں. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ نالج جو ہے, جو اسکل سیٹ ہے وہ بھی, اور ساتھ ساتھ جو مینجمنٹ کے لیے جو سافٹ اسکلس چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ہوں. ہارڈ اینڈ سافٹ اسکلس دونوں کی ضرورت ہے. عمر الدین ہمارے ساتھ تھے, IT کمپنی ڈیجیٹل ٹرسٹ AI سسٹمز کے بانی اور CEO. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. بہت شکریہ. کیا طالبان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے؟ جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ, جہاں آپ کو دنیا بھر سے اہم خبریں, دلچسپ ویڈیوز اور معلوماتی مضامین ملیں گے. ہمارا تمام تر کانٹینٹ سوشل میڈیا کے پیجز پہ بھی ہم آپ کے لیے پوسٹ کرتے ہیں, تو فالو کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج کو. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے کیسز اب امریکہ اور بھارت سمیت کم از کم 25 ملکوں میں سامنے آ چکے ہیں, اور بائیڈن انتظامیہ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے لیے وسیع پیمانے پہ سفری پابندیوں پہ غور کر رہی ہے. توقع ہے کہ صدر جو بائیڈن آج امریکہ آنے والے بین الاقوامی مسافروں کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان کریں گے. میڈیا میں سامنے آنے والی اب تک کی اطلاعات کے مطابق جن نئی پابندیوں پہ غور کیا جا رہا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام مسافروں کو سفر کے آغاز سے صرف ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے کووڈ کا ٹیسٹ کرانا ہوگا. پہلے 72 گھنٹے تک کا وقت دیا جا رہا تھا. ممکن ہے امریکہ پہنچ کر 7 دن کا قرنطینہ لازمی قرار دے دیا جائے, اور اس کے علاوہ امریکہ پہنچنے کے 3 سے 5 روز کے اندر دوبارہ کووڈ کا ٹیسٹ کرانا بھی ضروری قرار دیا جا سکتا ہے. اور اس مرتبہ ممکن ہے ان پابندیوں کا اطلاق امریکی شہریت رکھنے والوں پر بھی ہو. اب عالمی وبا کے باعث سب سے زیادہ جانی نقصان امریکہ میں ہی ہوا ہے, اور کیسز حالیہ کچھ ہفتوں میں بڑھے بھی ہیں. نرسیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے ریاست پینسلوینیا کے شہر اسکرینٹن میں جب قدم رکھا تو ان کی ملاقات جین پارٹیکا سے ہوئی. آپ ان کے ہاتھ میں سفید کاغذ دیکھ رہے ہیں. یہ جین نے صدر کو تھمایا تھا. میں نے محسوس کیا کہ یہ ضروری تھا کہ وہ سمجھے کہ نرسیں پریشان ہیں. جین پارٹیکا 30 سال سے نرس ہیں. وبا کے دوران نرسوں نے بغیر کسی تعطل کے کام کیا ہے اور اب بھی بہت مصروف ہیں. جین پارٹیکا کی ایک ساتھی نے خودکشی کر لی تھی اور خود انہوں نے انتہائی تھکن محسوس کی ہے. ہمارا ایک طرح سے استحصال کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنے طویل عرصے تک چلے گا. ان مشکلات کی وجہ سے نرسوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے. سرکاری سفارشات ہیں کہ انتہائی نگہداشت یونٹ میں ہر 2 مریضوں کے لیے 1 نرس ہو. جین پارٹیکا کا کہنا ہے کہ اب ایک نرس کو 3 مریضوں کی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے. اب آپ ICU میں تبھی جاتے ہیں اگر آپ واقعی بیمار ہیں, کیونکہ وہاں آپ کے لیے کوئی بستر نہیں ہے. لہٰذا ان مریضوں کی تعداد کو 3 گنا کرنا انتہائی خطرناک ہے. اور اس کی وجہ سے ہسپتال کے ایمرجنسی روم کام کے بوجھ تلے دب چکے ہیں. میں بس اتنا بے قابو ہو کر رو رہی تھی اور میں خود کو روک نہیں سکی. یہ جی ہیں. ان پر نوکری کے دوران اچانک شدید گھبراہٹ طاری ہوئی. اس کی وجہ سے ان کے بولنے اور کام کرنے کی صلاحیت عارضی طور پر مفلوج ہو گئی. میں بس اتنا بے قابو ہو کر رو رہی تھی اور میں خود کو روک نہیں سکی. نرس مریض بن گئی. پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے لیے ایک نفسیاتی ہسپتال میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد اب وہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے لیے ٹوپیاں بناتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ واحد نرس نہیں تھی جس کا وہاں علاج کیا جا رہا تھا. صرف کووڈ ہی واحد مسئلہ نہیں. فیلاڈیلفیا اور کئی دوسرے امریکی شہروں میں نرسوں کو لاتعداد مریضوں کی آمد کا سامنا ہے. قتل کے واقعات کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے. وائس آف امریکہ نے فیلاڈیلفیا پولیس کے ساتھ سڑکوں پر کئی گھنٹے گزارے. یہاں ڈبل شوٹنگ ہوئی ہے. اکثر پولیس ایمبولینس کا انتظار کرنے کی بجائے متاثرین کو اپنی گاڑیوں میں ڈالتی ہے. بعض ہفتوں میں تو قتل کے واقعات کووڈ سے ہونے والی اموات کے برابر ہوتے ہیں. ہر روز ایسے ہے جیسے جنگ کی صورتحال ہو.
एलेक्स कैस्पिन फिलाडेल्फिया के एक अस्पताल में बतौर नर्स काम करती हैं। घबराहट का आर्जा पैदा होने के बाद उन्हें इमरजेंसी रूम से ड्यूटी के लिए बच्चों के वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। वो कहती हैं कि इस तब्दीली ने उनकी जान बचा ली। एक लम्हा ऐसा था जब मैंने महसूस किया कि मैं अपने ख़ानदान के लिए नहीं जी रही। मैं अपना सब कुछ अपने मरीजों को दे रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अपने लिए कुछ बचा है। जब तिबी काम नर्स की सेहत को मुतासिर करता है, माहिरीन इसे हमदर्दी की थकावट कहते हैं। अमरीकी सेहत की देखभाल का निज़ाम तकरीबन 2 साल से जंग लड़ रहा है, जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। कई नर्सें कम परेशान कुन काम के लिए अस्पताल छोड़ रही हैं। इनमें बहुत सी खुद को मुजरिम समझती हैं। मैं इस मुलाजिमत को जारी नहीं रख सकूंगी। मुझे वाकई एक इमरजेंसी रूम नर्स बनना पसंद था। I really loved being an emergency room nurse. I think it was my true calling. कैरोलिन प्रिसूटी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तानी सियासत में खुसूसी ज़रूरियात के हामिल अफराद क्यों नज़र नहीं आते? यही सवाल अब ये कम्युनिटी भी उठा रही है। कल माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ख़वातीन से जो सियासत के मैदान में खुसूसी अफराद के लिए पाकिस्तान में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट की मुख्तसर झलक। मैं हैरान हूँ, लोकल गवर्नमेंट किसानों के लिए रिजर्व सीट्स, अक़लियतों के लिए रिजर्व सीट, ताजिरों के लिए रिजर्व सीट्स, हर एक को आपने शामिल कर लिया और नहीं किया तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को नहीं किया, जो कि 15% हिस्सा है पाकिस्तान का। मुकम्मल रिपोर्ट कल शाम व्यू 360 में। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में बारिशों की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस मसले से निमटने के लिए मुख्तलिफ अजला में अब टनल फार्मिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ज़राअत की दुनिया में तो ये तरीक़ाकार नया नहीं, मगर पाकिस्तान में इसे मुतारिफ हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मुर्तज़ा ज़हरी बता रहे हैं कि टनल फार्मिंग क्या है और बलूचिस्तान के काश्तकार इसमें क्या फ़ायदा देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान को इन दिनों बारिशों में कमी और मौसमियाती तब्दीली के बायस पानी की शदीद किल्लत का सामना है। ज़ेर ज़मीन पानी की कमी के बायस कई ट्यूबवेल खुश्क हो चुके हैं। इसलिए काश्तकार अब अपने काम के तरीक़ों में तब्दीली ला रहे हैं। एक जदीद तरीका जो काश्तकार अपना रहे हैं वो है टनल फार्मिंग। जो ऑफ सीज़न क्रॉप्स है, जिसमें हम कहते हैं कि जी जो गैप आता है, उस गैप को कवर करने के लिए ज़मींदार को टनल दिया जाता है, टनल लगाया जाता है, उसके ऊपर जो है पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक शीट डाला जाता है ताकि उसकी अंदरूनी टेम्परेचर को कवर कर सकें, उसमें ह्यूमिडिटी रहे। तो उससे होता क्या है कि एक तो जो फ़र्ज़ करें सब्ज़ी उगाया जाता है उसकी ग्रोथ फास्ट होती है, फिर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लाल मोहम्मद कोयटा के नवाई इलाके कुचला के टनल फार्म में गुज़श्ता 2 सालों से काम कर रहे हैं। वो टनल फार्मिंग में पानी का इस्तेमाल कम और मुनाफा ज़्यादा देख रहे हैं। पाकिस्तान में अब टनल फार्मिंग काश्तकारी का तरीका बहुत तरक्की कर रहा है। यहाँ अभी बहुत से लोग टनल लगा रहे हैं। बाहर के मौसम में जब नौरोज शुरू होता है तो टनल में काश्तकारी का आगाज होता है और ये 7 महीनों तक जारी रहता है। इसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है, जबकि सैलाबी तरीका आपाशी में पानी बहुत ज़ाया होता है। सैलाबी तरीका आपाशी का एक रिवायती तरीका कार है जिसमें पूरे खेत में पानी भारी मिकदार में छोड़ा जाता है। टनल फार्मिंग के लिए सरिये का फ्रेम बनाया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक और ड्रिप इरिगेशन के छोटे पाइप लगाए जाते हैं जिनसे पानी ज़रूरत के मुताबिक और वक्फे से दिया जाता है। इसके लिए सामान पहले ईरान से मंगवाया जाता था, मगर अब कराची में तैयार किया जा रहा है। बलूचिस्तान में टनल फार्मिंग के मुस्बत असरात कोयटा की सब्ज़ी और फल मंडी में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, जहां व्यापारियों को बेमौसमी सब्जियां और फल कम नरखों में दस्तयाब हैं। जब आम खास ज़मींदारी में माल होता है तो 2 महीने 2.5 महीने चलता है और टनल का माल जो है 8 महीने चलता है। लोगों के लिए भी फ़ायदा है और कोटियों वालों के लिए भी फ़ायदा है और ज़मींदार के लिए भी फ़ायदा है। इसका ख़र्चा भी आम ज़मींदारी से कम है। बलूचिस्तान में सरकारी सतह पर भी टनल फार्मिंग की सरपरस्ती की जा रही है। इसके लिए अब तक बलूचिस्तान के 34 अजला में
470 के करीब ज़मींदारों को टनल्स लगा कर दिए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि कम पानी से ज़्यादा फसल के उसूल के ज़रिए काश्तकारी से मुतालिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ देहातों और कस्बों में आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। पहले तो सिर्फ क्वेटा तक महदूद था, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था। अभी हर ज़िले में टनल फार्मिंग शुरू हो गई। अब अगर आप क्वेटा का जो कुचलाक का एरिया है या ये पशीन का एरिया है, यहाँ पे आप जाके देखें जो मतलब जिनके बड़े मतलब यार्ड हैं घर के, उन्होंने घर के अंदर भी शुरू की है। मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना करने के लिए माहिरीन काश्तकारी के ऐसे तरीक़ों को ज़रूरी करार देते हैं जिनमें कुदरती वसाइल खुसूसन पानी का इस्तेमाल कम हो। बलूचिस्तान में पानी की कमी की संगीन सूरत-ए-हाल को देखते हुए टनल फार्मिंग जैसे तरीक़ों की तरफ बढ़ना अब वक्त की ज़रूरत बन चुका है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, बलूचिस्तान। और आखिर में बात साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक की, जिसके पीछे अमेरिका और कुछ दीगर मुल्कों के हुक्काम के मुताबिक चीन का हाथ है, जो खामोशी से ईमेल्स और दीगर डेटा चुरा रहा था। साइबर सिक्योरिटी फर्म वोलैक्सिटी, जो हुकूमतों, दिफाई शोबों और मालियाती इदारों समेत अपने सार्फिन के नेटवर्क्स में होने वाली किसी भी गैर मामूली कार्रवाई पर हमेशा नजर रखती है, जनवरी की एक शाम कुछ खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई नजर आई। हम बुनियादी तौर पर अपने एक सारिफ के नेटवर्क से बड़ी मिकदार में डेटा मुंतकिल होते देख रहे हैं। हमारे तो यूँ कह लें कि रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गईं। ये इंकशाफ एक ईमेल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में एक नामालूम कमजोरी से फायदा उठाने का एक खुफिया ऑपरेशन निकला। ये ईमेल सर्वर बड़े पैमाने पर ऐसे कारोबार, हुकूमतें और दीगर तंजीमें इस्तेमाल करती हैं जिनके सारिफीन की बहुत बड़ी तादाद है। हैकर्स ये ईमेल्स चोरी कर रहे थे। सदर जो बाइडेन की इंतजामिया और उनके इत्तेहादियों ने कहा है कि इब्तिदाई खिलाफ वर्जी चीनी हुकूमत की सरपरस्ती में की जाने वाली हैकिंग का नतीजा थी। चीन ने माइक्रोसॉफ्ट की हैकिंग से किसी भी किस्म के ताल्लुक की तरदीद की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक मजमून में अमेरिका पर चीन के खिलाफ साइबर हमलों का इल्जाम लगाया है। वोलैक्सिटी से मुंसलिक स्टीवन एडेयर के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हैकिंग के सिलसिले में कुछ इब्तिदाई सुराग चीन की जानिब इशारा करते हैं, जैसे कि कुछ कोड्स की ज़बान, डेटा की मुंतकली का मकाम और अहदाफ की अक़साम वगैरह। आप जानते हैं कि एक तरह का कोई खालिसतन साइबर सिक्योरिटी खेल जहां हदफ मालूमात हासिल करना डेटा और ईमेल का हसूल होता है। वो क्या चाहते हैं और वो इसके साथ क्या करते हैं हम नहीं जानते। हम सिर्फ क़यासराई कर सकते हैं कि ये इंतहाई टारगेटेड ऑपरेशन है। अगरचे रूस में मुकीम हैकर्स अमेरिका में कुछ बड़े साइबर हमलों के जिम्मेदार रहे हैं, ताहम साइबर सिक्योरिटी के इदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान बीजिंग ने कई साइबर ऑपरेशंस किए हैं, जिनका मकसद एशियाई ममालिक के साथ साथ दुनिया भर के मुल्कों से समाजी, इक्तिसादी और खुफिया सियासी मालूमात इकट्ठी करना था। अपनी हालिया वर्चुअल मीटिंग में सदर बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक के दरमियान साइबर तनाज़ात को कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त जो कुछ देख रहे हैं वो ये है कि दर हकीकत चीनी जासूसी की कोशिशें कभी ख़त्म नहीं हुई थी और दर हकीकत अब वो तकनीकी तौर पर कहीं ज़्यादा जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हैकिंग में कंपनी की तरफ से इसका कोई हल ढूंढने से पहले ही इसकी कमजोरी सामने आ गई। दुनिया भर के हैकिंग ग्रुप और इस वर्चुअल खामी का फायदा उठाने और अहदाफ पर अंधाधुंध हमला करने में कामयाब रहे। हम दुनिया भर की तंजीमों के साथ काम करते हैं, बड़े दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकारी महकमों से लेकर घरेलू तौर पर चलाई जाने वाली छोटी छोटी दुकानों तक, जैसे कि स्कूल और फ्यूनरल होम्स वगैरह। आप इसे ख्वाह बदतरीन या बेहतरीन वाक़या कहें, मगर मेरे नज़दीक ये अब तक होने वाला सबसे बड़ा हैकिंग का वाक़या था। सदर बाइडन ने हाल ही में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर दस्तखत किए हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए तकरीबन $2 अरब शामिल किए गए हैं। मिशेल कोइन के साथ अजीज अहमद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ आज का व्यू 360 होता है ख़त्म। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @urduvoa। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।